फ्रेंड्स, दिस इज सुहानी मित्तल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द कैरेक्टर्स। द फर्स्ट कैरेक्टर इज फ्रांस, जो कि एक यंग स्कूल बॉय है, एक बच्चा है, स्टूडेंट। नेक्स्ट इज एम हैमिल, जो कि फ्रेंच के टीचर हैं। नेक्स्ट इज ओल्ड हॉजर, जो कि एक ओल्ड फार्मर हैं, जो कि इस फ्रेंच लेसन को अटेंड करने आए हैं। नेक्स्ट इज बॉस्टर, विलेज ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार। एंड नेक्स्ट इज प्रूशियन सोल्जर्स। अब इस चैप्टर में हम जान लेते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फ्रांस से। ही इज स्केयर्ड टू गो टू स्कूल। क्यों है वो? क्योंकि वो लेट भी हो गया है और ना ही उसने अपना होमवर्क किया है जो उसको एम हैमिल ने दिया था। अब वो सोचता है मैं स्कूल ना जाऊँ, इस नेचर को एंजॉय करूँ, लेकिन फिर वो अपने मन को पक्का कर कर स्कूल चला जाता है कि कोई बात नहीं, सुन लूँगा डांट। वो स्कूल जाता है। अब स्कूल पहुँचते हुए उसको एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ों का ऑब्जर्वेशन दिखता है। जैसे बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें देखता है। पहली क्या है, स्कूल से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे संडे मॉर्निंग होती है ना, कोई भी आवाज़ नहीं आती है स्कूल से क्योंकि स्कूल में कोई है ही नहीं, वैसे ही उस दिन कोई स्कूल में आवाज़ नहीं आ रही है। ना टीचर की डेस्क पे जो स्केल मारते हैं उसकी आवाज़ आ रही है, ना बच्चों के लेसन्स रीड करने की आवाज़ आ रही है, ना डेस्क के खुलने बंद होने की, डोर्स के खुलने बंद होने की, किसी भी शोर की आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसको बहुत अनयूजुअल लगता है ये चीज़। अब वो स्कूल के अंदर जाता है, वो गेट पे खड़ा हुआ है। अब उसको डर लग रहा है कि एम हैमिल उसको डांटेंगे कि वो लेट हो गया है, लेकिन एम हैमिल उससे बहुत प्यार से कहते हैं कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, आज हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। अब ये चीज़ देखकर जो हमारा फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि आज ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे डांट भी नहीं पड़ी है, कोई शोर भी नहीं आ रहा है बाहर। अब वो एक और चीज़ देखता है, क्या है, जो हमारे एम हैमिल हैं वो बहुत अच्छे कपड़े, सूट वगैरह पहनकर बहुत अच्छे कपड़ों में आए हुए हैं आज ऐसा क्या है, कोई ओकेजन तो नहीं है। और क्या है, जो पीछे की सीट्स क्लास में हमेशा खाली रहती हैं, आज उस पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो पढ़ने आए हैं फ्रेंच। अब ऐसा क्यों, क्या हुआ है ऐसा? अब वो इन चीज़ों में अब उस चीज़ों को सोच रहा है, वंडर कर रहा है इन चीज़ों को। तभी एम हैमिल डिक्लेयर करते हैं कि अल्सेस और लॉरेन में, इन दो जगहों पर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और कल से यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब ये चीज़ें तो फ्रांस के लिए एक थंडरस्टॉर्म जैसी थी कि क्या हो गया एकदम। उसको फ्रेंच पसंद नहीं थी, उसने कभी फ्रेंच को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन तब भी वो ये चीज़ सुनकर बहुत शॉक्ड है क्योंकि अब उसको रियलाइज़ हो रहा है यार मैंने फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ी, फ्रेंच इतना अच्छा सब्जेक्ट है, कल से एम हैमिल नहीं आएंगे। वो एम हैमिल के लिए भी सैड है और वो इस चीज़ से बहुत शॉक्ड है कि क्या मैं फ़्रेंच नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे तो फ़्रेंच पढ़नी थी, मैंने कभी फ़्रेंच को सीरियसली क्यों नहीं लिया। जो बुक्स उसको हमेशा अपनी बुरी लगती थी, आज वो उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड्स लग रही हैं कि काश मैं इन बुक्स को पढ़ता, काश मैं अपनी फ्रेंच को स्ट्रॉन्ग करता, काश मैं एम हैमिल की बातें सुनता। अब एम हैमिल भी उदास हैं, सारे बच्चे भी उदास हैं। अब एम हैमिल अपना लास्ट लेसन देते हैं और लास्ट लेसन वो बहुत इमोशनली देते हैं और ना हर एक बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा है। जैसे क्या होता है, हर बार तो बच्चे शोर मचाते रहते हैं और जो फ्रांस है वो भी कभी केयरफुली नहीं सुनता है, लेकिन आज जो लास्ट लेसन है उसमें फ्रांस भी बहुत केयरफुली चीज़ें सुन रहा है और उसको सब चीज़ें समझ भी आ रही हैं आज, क्योंकि आज वो सीरियस है, ऐसा कह सकते हैं। लास्ट में जब उनका फ्रेंच लेसन, वो लास्ट लेसन ख़त्म हो जाता है, 12 o'clock बज जाते हैं, बेल हो जाती है, तो जो हमारे एम हैमिल हैं जो बहुत इमोशनल हुए हुए हैं वो बोल नहीं पाते कुछ, मतलब होता है उनकी आवाज़ भरी भरी सी है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो बस बोर्ड की तरफ मुंह करते हैं और बोर्ड पे लिख देते हैं वी आर ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, क्योंकि अब उनकी फ्रेंच भाषा ख़त्म हो रही है, उनकी फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी फ्रेंच भाषा ख़त्म हो रही है लेकिन हमारा जो फ्रांस है वो लॉन्ग लिव करे। बस वो ये लिख देते हैं और वो पीछे मुड़कर बच्चों को एक बार देख भी नहीं पाते, बस वो वहीं बोर्ड की तरफ मुंह करके एक जेस्चर करते हैं कि छुट्टी हो गई है, आप सब जा सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स। अब हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन समझ लेते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamil had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. अब वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया है उस मॉर्निंग और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि मुझे डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर एम हैमिल ने कही थी कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पे और मुझे तो पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता है कि क्या होते हैं पार्टिसिपल्स। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. मैंने एक बार को सोचा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा और बाहर ही घूमूंगा, नेचर का मज़ा लूँगा। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods
and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. अब क्या है, बहुत वार्म है, बहुत ब्राइट, बहुत अच्छा मौसम है, जो बर्ड्स हैं वो अपनी आवाज़ें निकाल रही हैं वुड्स पर, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल प्रूशियन सोल्जर्स भी अपना वहाँ पे वहाँ पे अपनी ड्रिलिंग कर रहे हैं. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये सब कुछ ना participles के रूल से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मन को लुभाने वाला लग रहा था, लेकिन मैंने इस चीज़ को रेजिस्ट किया कि नहीं मैं स्कूल बंक नहीं करूँगा, मैं स्कूल चला जाता हूँ. और फिर वो जल्दी से भागा स्कूल जाने लगा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब वहाँ पर रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है, तो उसके सामने आज बहुत सारा क्राउड, बहुत सारी भीड़ है. For the last 2 years, all our bad news had come from there. अब पिछले 2 साल से उस बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा बुरी खबरें ही छपी हैं. द लॉस्ट बैटल्स, हमने कौन सी बैटल्स हार ली हैं, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, मतलब क्या क्या हमारे पे रूल्स आ रहे हैं, तो हर चीज़ बुरी ही छपी है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब लेकिन वो रुका नहीं है, वो चलते चलते सोच रहा है अब क्या हुआ होगा. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉस्टर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time. अब वो उसको टॉन्ट मारता है, जब वो भागा स्कूल जा रहा है ना, तो एक ब्लैक स्मिथ वहाँ पे उसको टॉन्ट मारता है जो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था कि इतनी जल्दी, अबे तुम तो बहुत जल्दी जा रहे हो, जल्दी मत जाओ, अभी तो बहुत टाइम है, तुम आराम से पहुँच जाओगे स्कूल. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं लेट हो गया हूँ स्कूल के और वो कह रहा है कि बहुत टाइम है. एंड रीच्ड एम हैमिल लिटिल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो जल्दी से एम हैमिल के लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. यूजुअली हमेशा क्या होता है, जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, जो कि स्ट्रीट में भी सुनाई दे सकता है, बाहर तक सुनाई दे सकता है. ओपनिंग, जब डेस्क ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, लेसन्स रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे लेसन्स रिपीट कर रहे हैं बहुत तेज़, तो हम अपने कानों पर हाथ रख लेते थे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ पाए. और टीचर का जो बड़ा सा रूलर जो वो डेस्क जो टेबल पे बजाते रहते थे शांति करने के लिए, वही चीज़ आवाज़ बाहर तक आती रहती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. लेकिन आज कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सब कुछ स्टिल है. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. उसने सोचा था कि जो शोर हो रहा होगा ना उसके बीच में मैं घुस जाऊंगा और कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, लेकिन आज तो इतनी शांति जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो, आज तो पॉसिबल नहीं है. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. अब वो विंडो के थ्रू देखता है कि उसके क्लासमेट्स अपनी अपनी प्लेसेस पे बैठे हैं सब, और एम हैमिल जो हैं वो एक बड़ा सा आयरन रूलर अपनी बगल में अपने अंडर हिज आर्म दबा के चल रहे हैं. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. यू कैन इमेजिन हाउ आई बर्स्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. अब मुझे डोर खोलना था और सबके सामने ही अंदर जाना था, क्योंकि आज तो बहुत शांति है, सब आराम से बैठे भी हैं. यू कैन इमेजिन हाउ बर्स्ट एंड हाउ फ्राइटेंड. तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ होऊंगा. बट नथिंग हैपन. लेकिन कुछ नहीं हुआ. एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हैमिल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. जल्दी से अपनी जगह पर बैठो, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. मैं जल्दी से अपनी चेयर पे बैठ गया और मैं देखता हूँ कि जो टीचर हैं उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहन रखा है और उनकी शर्ट पे डिज़ाइन हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट होती है, वाइट सी आग को डिज़ाइन हुआ होता है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी एक सिल्क कैप पहन रखी है, सब पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, दैट ही नेवर वोर. और वो तब पहनते थे उन चीज़ों को तब जब इंस्पेक्शन होता था या कोई प्राइज डेज होता था, मतलब स्पेशल दिनों पर पहनते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides.
लेकिन सब चीज़ें अनयूजुअल हो रही हैं। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करा वो था कि जो पीछे की सीट्स हमेशा खाली रहती थी, आज वहाँ पे कुछ विलेज पीपल बैठे हैं, वो भी शांति से हमारी तरह ही। कौन कौन? ओल्ड हॉजर बैठे हैं, उन्होंने 3 कॉर्नर की एक हैट होती है वो पहन रखी है। फॉर्मर मेयर बैठे हैं, पोस्ट मास्टर बैठे हैं और भी जने बैठे हैं। Everybody looked sad. सब sad लग रहे हैं. And Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. जो हॉजर हैं वो एक बड़ी सी बुक लेकर आए हैं, ओल्ड बुक है, ठीक है, और उसके कोने कोने ना फटे हुए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बुक बहुत बार यूज़ हुई भी है। वो अपनी नीज़ पर उसको खोलते हैं और अपने बड़े बड़े स्पेक्स उसके पेजेस पे रखे हुए हैं। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." अब जब ये चीज़ सोच रहे हैं, मतलब हम चीज़ों को देख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, तभी एम हैमिल उठते हैं और अपनी जेंटल टोन में बहुत आराम से ये चीज़ बोलते हैं, मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ऑर्डर आया है बर्लिन से कि एल्सेज और लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच नहीं, और जो तुम्हारे न्यू टीचर हैं वो कल से आ जाएंगे, तो ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत अटेंटिव होकर बहुत ध्यान से मेरी चीज़ों को आज सुनो। What a thunderclap these words were to me. ये सब चीज़ें फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि मतलब जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. अच्छा, ये लगा रखा था उन्होंने टाउन हॉल के उस बुलेटिन बोर्ड पर। My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. क्या ये मेरे लास्ट फ्रेंच लेसन है? इसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगा? क्या मुझे तो लिखना भी नहीं आता है ढंग से फ्रेंच? I must stop there. मुझे यहाँ रुकना होगा। मैं बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने अपने लेसन्स को याद नहीं किया और उसकी जगह मैं इधर उधर कामों में लगा हुआ था, बर्ड्स के एग्स के साथ खेल रहा था या झूला झूल रहा था या कहीं घूम रहा था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. जो बुक्स मुझे पहले बुरी लगती थी, उनको पढ़ने में मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता था और मुझे ये हेवी लगती थी कैरी करने में, आज वो मुझे अपनी पुरानी दोस्त लग रही हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। And M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और M. Hamill भी, जो वो क्रैंकी हैं, मतलब जो वो रूलर अपना जो मैं उनके रूलर के बारे में भूल गया हूँ, सब भूल गया हूँ कि वो मुझे डांटते हैं। बस मुझे ये चीज़ है कि हाँ, मैं इनको कल से देख नहीं पाऊँगा, मुझे तो इनकी आदत हो गई है, ये जा रहे हैं। तो जो फ्रेंड्स है वो ये सब चीज़ें सोचकर बहुत डिस्टर्ब हो गया है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Poor man, किसको बोल रहा है ये poor man? एम हैमिल को। वो अब उसको पता चल गया है कि वो क्यों इतना अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, अपने संडे क्लोथ्स में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आज इनका लास्ट लेसन है और ये कल से नहीं आएंगे। और अब मैं ये भी समझ गया हूँ कि पीछे ये विलेज के लोग क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो भी सॉरी थे, वो भी गिल्टी थे, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब वो क्यों हैं? वो भी गिल्टी हैं इस चीज़ के लिए कि कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और वो स्कूल नहीं गए, उन्होंने अपना स्कूल कंटिन्यू नहीं किया था। और वो थैंक भी कर रहे थे मास्टर को, हमारे मतलब एम हैमिल को, अपनी 40 ईयर्स की सर्विस के लिए जो उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते 40 साल बिताए हैं उस चीज़ के लिए, और रिस्पेक्ट दिखा रहे थे उस कंट्री को जो कंट्री हमारी थी भी नहीं। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk,
माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब जब ये सब कुछ सोच रहा है तभी फ्रांस का नाम क्लास में बोला जाता है, मतलब अब फ्रांस की बारी है रीडिंग करने की। वो सोचता है कि आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, लाउड पढ़ूंगा, विदाउट एनी मिस्टेक पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है सब कुछ मिक्स हो जाता है, मतलब वो नहीं पढ़ पाता है, वो फर्स्ट वर्ड्स में ही सब कुछ मिक्सअप कर देता है और वो बस अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा है, उसका हार्ट बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है और अब वो ऊपर देख भी नहीं पा रहा है, मतलब उसमें इतना डेयर भी नहीं बचा है, इतनी हिम्मत भी नहीं बची है कि वो ऊपर की तरफ अपना मुंह करके एम हैमिल को देख ले। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you little France. मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस। कौन कहता है? एम हैमिल कहते हैं फ्रांस से। You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, but I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where you have come out. अब वो क्या कहता है? एम हैमिल कहते हैं कि देखो तुम कहाँ आ गए हो, हमने हमेशा सोचा कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल याद कर लेंगे, लेकिन आज देखो तुम्हें कुछ नहीं आता है। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और अल्सेस की सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ को टाल देते हैं, मतलब लर्निंग को टाल देते हैं, इसलिए उन लोगों को फ्रेंच नहीं आती। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reapproach ourselves with. अब जब वो लोग आएंगे, मतलब बाहर के लोग आएंगे हमारे यहाँ, तो वो क्या कहेंगे कि तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, तुम्हें फ्रेंच भी नहीं आती है, तुम्हें अपनी ही भाषा लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती। लेकिन तुम ही सबसे बेकार नहीं हो, मतलब तुम ही नहीं हो जिसको नहीं आती फ्रेंच। बहुत लोग हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है। हम सब लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है चीज़ों को टाल टाल कर। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें याद करा दें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। उन्होंने तुम्हें फार्म पे काम करने का ज़्यादा सोचा, क्यों? ताकि थोड़ा सा और मनी आ जाए। वो तुम्हें पढ़ाना चाहते तो पढ़ा सकते थे। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए नहीं भेजा था? इंस्टेड ऑफ कि तुम पढ़ लो, उसके बजाय मैंने तुम्हें भेज दिया कि मेरे पौधों को पानी दो। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? और जब मैं फिशिंग पे जाना चाहता था तो मैंने भी तो तुम्हें हॉलीडे दी। तो तुम्हारे पेरेंट्स की, मेरी, तुम्हारी, सबकी गलती है कि तुम्हें आज फ्रेंच नहीं आती। Then from one thing to another, M. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read our lesson. I was amazed to see how well I understood it. अब क्या हुआ है, वो एम हैमिल सबको फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी बता रहे हैं कि ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में, सबसे क्लियर है, और हम ना तब तक किसी के स्लेव नहीं बन सकते जब तक हमें अपनी लैंग्वेज आती हो। मतलब जब तक इंसान को अपनी लैंग्वेज अच्छे से बोलनी लिखनी आती हो तब तक वो किसी का स्लेव नहीं बन सकता, तब तक उसकी अपनी लैंग्वेज पर पकड़ है। देन ही और फिर वो ग्रामर की बुक खोलते हैं और हमारा लेसन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं बहुत शॉक्ड हूँ ये चीज़ को, मतलब जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत शॉक्ड हैं इस चीज़ को देखकर कि आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब जो भी हम हैमिल पढ़ा रहे हैं मुझे सब समझ आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो भी वो बोल रहे हैं वो बहुत आसान लग रहा है। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. वो सोचता है फ्रांस कि शायद मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं, और शायद कभी टीचर ने इतने प्यार से, इतने पेशेंस से पढ़ाया भी नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि जो पुअर मैन मतलब एम हैमिल है वो हमें उस लास्ट दिन में सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं जो भी उन्हें आता है, और हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें भरना चाहते हैं जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारे राइटिंग का लेसन आया। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हैमिल नई कॉपीज़ लाए थे हमारे लिए, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk.
जैसे जैसे वो नोटबुक्स रखी थी डेस्क पर, तो वो एक ऐसी अरेंजमेंट में रखी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो सारे फ्लैग्स हैं, मतलब फ्रांस के, अल्सेस के सारे फ्लैग्स हैं, और वो रॉड जो है, मतलब जो डेस्क का कोना है वो रॉड की तरह काम कर रहा है और उस पर सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. अब सब लोग शांत हैं और सब लोग अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं. आज कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है. The only sound was the scratching of the pens over the paper. जो सिर्फ एक साउंड आ रही है वो आ रही है पेन को चलाने की. जैसे हम पेन से लिखते हैं ना तो थोड़ा साउंड आता है, वही साउंड आ रही है बस पूरी क्लास में. Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof the pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons. अब क्या हुआ है, क्लास में मच्छर वगैरह आ जाते हैं, बीटल वगैरह आ जाते हैं, सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं ना. आज ये भी नहीं हुआ है. क्लास में कुछ बीटल्स आ जाती हैं लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, सब पढ़ाई में लगे हुए हैं क्योंकि आज सब उदास हैं. आज सब चाहते हैं कि हम फ्रेंच जितनी हो सके उतने अच्छे से पढ़ लें. तो किसी ने शोर नहीं किया, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया. और क्या है, अब जो फ्रांस है वो सोचता है कि जो पिजन्स बैठी हैं, वो बाहर देखता है जो पिजन्स हल्की हल्की साउंड कर रही हैं, क्या ये लोग भी फ्रेंच बोलेंगे, क्या ये लोग भी जर्मन बोलेंगे, क्या जर्मन के लोग इनकी भाषा भी बदल देंगे जैसे हमारी भाषा बदल रहे हैं. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब भी मैं लिख रहा था और मैं ऊपर की तरफ देखता तो मैं एम हैमेल को देखता कि वो आराम से अपने चेयर पे बैठे हैं और हर एक चीज़ को देख रहे हैं. शायद वो हर चीज़ की मेमोरी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इसीलिए वो हर चीज़ को देख रहे हैं जो उनके आसपास है, क्योंकि उनकी मेमोरीज़ हैं वहाँ से रिलेटेड, उस क्लासरूम से, उस स्कूल से रिलेटेड. As he wanted to fix in his mind just how everything looked in that. जैसे वो अपने दिमाग में सब कुछ स्टोर करना चाहते हैं कि सब कुछ कैसा लगता था उस लिटिल स्कूल रूम में. Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that. 40 साल से, अरे होगा ही ऐसा, तो वो हर चीज़ को देखेंगे, वो उदास होंगे ही क्यों. 40 साल से वो वहीं पे हैं, सेम प्लेस पे, उनका गार्डन आउटसाइड द विंडो है और उनकी क्लास हमेशा उनके सामने बैठी है 40 साल से. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ. क्या बदला है, सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो कि थोड़ी घिस गई हैं इतने टाइम से. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. जो वॉलनट ट्रीज गार्डन में लगे हुए थे उनकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है. एंड द होप माइन that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man. अब वो क्या कहता है कि और एक होप वाइन जो उन्होंने खुद प्लांट किया था, अब वो रूफ की विंडोज़ तक मतलब विंडोज़ तक आ गया है, वो जो स्कूल है उसके छत तक आ गया है. How it must have broken his heart to leave it all. कितना दिल टूट रहा होगा इस इंसान का इन सब चीज़ों को छोड़ने में. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब जो उनका रूम है ना, स्कूल रूम है, उन्हीं के ऊपर वो रहते थे, उसी के ऊपर वाली फ्लोर पे. तो आवाज़ आ रही है ऊपर से सामान खिसकाने की, तो पता लग जाता है कि जो उनकी सिस्टर है, मतलब एम हैमिल की सिस्टर है, वो सब कुछ पैकिंग वगैरह कर रही है, इसलिए आवाज़ आ रही है. फॉर देम, क्योंकि अब उनको नेक्स्ट डे कंट्री वो लीव कर रहे हैं. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bi, bi, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in the both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. लेकिन वो सारे लेसन को लास्ट तक सुनते हैं और राइटिंग के बाद उनका लेसन होता है हिस्ट्री में, और उसके बाद सारे बेबीज़ जो हैं, मतलब सारे स्टूडेंट्स चैंटिंग करते हैं बा बेबी उनके फ्रेंच के वर्ड्स के. बैक ऑफ द रूम, जो बैक में रूम के बैक में बहुत सारे लोग बैठे थे, उनमें से जो ओल्ड हॉजर हैं वो अपने स्पेक्टिकल्स लगाते हैं और अपनी बुक को, जो उनकी प्राइमर, जो उनकी पुरानी बुक है जो कोने से उधड़ी हुई है, उस बुक को दोनों हाथ में पकड़कर उनके साथ लेटर्स गाते हैं. यू कुड सी दैट ही, वो भी रो रहे थे, मतलब उनकी आवाज़ में भी वो जो होती है ना काँपने की आवाज़ थी और रोने की, जैसे आवाज़ भरी सी हो जाती है,
इमोशन से वो वाली आवाज़ उनकी निकल रही थी मुंह से। एंड इट वॉज सो फनी, और बहुत फ़नी लग रहा था उनको सुनने में। क्यों है? क्योंकि इतने बड़े हैं, रो रहे हैं, तो बच्चों को उनका सुनकर, उनकी आवाज़ सुनकर थोड़ी हंसी भी आ रही है, लेकिन रोना भी आ रहा है, क्योंकि वो बच्चे भी उदास हैं, वो बच्चे उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन, मैं उस लास्ट लेसन को कभी नहीं भूल सकता। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एकदम से चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं। Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. अब उसी टाइम प्रूशियंस भी आते हैं। प्रूशियंस मतलब ये चीज़ सिम्बलाइज़ करते हैं कि उनकी कंट्री में अब कोई और लोग आ चुके हैं, मतलब कोई और लोग इन पे रूल कर रहे हैं। तो वही वाले सोल्जर्स आते हैं और वो ड्रिल से मतलब अपना प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और उनकी आवाज़ आ रही है विंडो के नीचे से। एम हैमिल खड़े होते हैं, और वो कभी इतने टॉल नहीं लगे जितने आज लग रहे थे। उनकी हाइट नहीं बढ़ी है, बस क्या है, वो दुख में बिल्कुल स्ट्रेट होकर खड़े हैं, तो इसलिए फ्रांस को वो थोड़े टॉल लग रहे हैं। माई फ्रेंड्स said he, I, but something choked him. He could not go on. अब वो क्या कहता है कि my friends, वो बोलता है, बोलने की कोशिश करता है कि मैं, लेकिन वो कुछ चीज़ है जो उसके गले में अटक गई है, वो उसके इमोशंस हैं, वो उसकी फीलिंग्स हैं, उसको रोना आ रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बोल पा रहे हैं। Then he turned to the blackboard, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुँह करते हैं अपना, एक चॉक ऑफ पीस उठाते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उतना बड़ा वो लिखते हैं। वी आर ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस बहुत लंबा जिए। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और फिर वो स्टॉप करते हैं, अपना हेड जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ, वॉल की तरफ झुकाते हैं, और कुछ नहीं बोलते, बस वो अपने हाथ से जेस्चर करते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस, स्कूल डिसमिस हो गया है और आप सब जा सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स। आई होप यू लाइक्ड इट।